Lecture we are going to discuss rheumatoid conditions. In rheumatoid conditions we have multiple conditions. Rheumatoid conditions जो है वो autoimmune conditions होती हैं with unknown etiology. Ankylosing spondylitis is one of them. फिर हमारे पास gout आ जाता है, psoriatic arthritis आ जाता है and rheumatoid arthritis आ जाता है. Now we have to discuss ankylosing spondylitis in this lecture today only. हम सिर्फ इस पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है. तो बात करें तो इट्स अ प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी दैट इनिशियली इफेक्ट्स एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में आपके पास आ जाती है आपकी स्पाइन, ठीक है. आपकी जो है वो स्पाइन के साथ आपकी स्टर्नम भी आ जाती है, आपके शोल्डर्स भी आ जाते हैं, ठीक है. शोल्डर्स आपके पेरिफेरल उसमें सेंट्रल जॉइंट्स में आ जाते हैं, ठीक है. तो आपकी एक्सियल स्केलेटन को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है. आपकी हिप बोन आ जाएगी उसके अंदर, आपकी जो है वो उसके बाद आपकी ये एक्सियल स्केलेटन आ गया, मेजर आपका स्पाइन इसमें आ जाता है, ठीक है. उसके बाद आपके पास जो है बात कर लेते हैं इनिशियल ऑनसेट की. बात करें तो यूजुअली मिड एंड लो बैक पेन फॉर 3 months और ग्रेटर. अब इसका ऑनसेट कैसा होता है या स्टार्ट कैसा होता है बैक पेन करके, क्योंकि ये एक्सियल स्केलेटन को ज़्यादा इफेक्ट करता है ना. तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास क्लेविकल आ जाएगी, स्टर्नम आ जाएगी, स्पाइन आ जाएगी मेनली, ठीक है. हमारे पास शोल्डर जॉइंट आ जाएंगे, हमारे पास हिप बोन आ जाएगी, हिप जॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है. तो ये इसको जो है ये इफ़ेक्ट करेगा. तो अब स्टार्ट इनिशियली कैसे होगा, माइल्ड या लो बैक, मिड या लो बैक में पेन होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी. सेक्रोइलियाइटिस इसका एक कॉमन फैक्टर है, मोस्ट कॉमन है सेक्रोइलियाइटिस. और इसकी इमेजिंग देखी जाए एमआरआई की तो वो भी प्रोमिनेंट शो कर रही होती है. हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इसका एक स्केल होता है जिसकी बेसिस पे हम इसकी इवैल्यूएशन और असेसमेंट करते हैं. उस स्केल को डीप डिटेल में मैं एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के साथ, रिसर्च के साथ मैं बताऊंगी, जो कि 2023 में की गई है, ठीक है. अब रिजल्ट्स की बात करें तो ये रिजल्ट्स काइफोटिक डिफॉर्मिटी हो जाती है, ठीक है, ऑफ द सर्वाइकल थोरेसिक स्पाइन एंड अ डिक्रीज इन लंबर लोडोसिस. डीजनरेशन जाती है पेरिफेरल एंड कोस्ट वर्टिब्रल जॉइंट्स, ठीक है, मे बी ऑब्जर्व इन एडवांस स्टेजेस. इफेक्ट्स मेन 3 times मोर देन वुमेन, ठीक है. 3 times मोर देन वुमेन जो है ये इफ़ेक्ट करता है इन मेन में. मतलब मेल जनरेशन में, मेल पॉपुलेशन में ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. अब मेडिकेशंस की बात करें तो मेडिकेशंस जो है वो एनसेड्स दी जाती हैं, जैसे एस्पिरिन आरवी used to reduce inflammation and pain. Corticosteroid therapy for medication to suppress immune system may be used to control various symptoms. साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दी जाती हैं जो कि ब्लॉक कर देती हैं सेल ग्रोथ को. मे बी यूज्ड इन पीपल हु डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड से पेन रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है. जब वो फेल हो जाती हैं या वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता तो फिर जो है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो जाता है, यूज़ की जाती हैं. अब ऐसा क्यों होता है, अफेक्ट क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि पेशेंट जो है वो यूज़ टू हो चुका था, अब उसको हाई डोजेज चाहिए होता है, ठीक है. अब इस पर भी काफ़ी सारी डिबेट होती हैं, तो फिर रिसर्चेस से इसको प्रूव करने की ज़रूरत है, वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है. देन इसके बाद आ जाएं और हु आर डिपेंडेंट ऑन हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है. जिसको हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो उसको फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग पे शिफ्ट कर दिया जाता है. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF इनहिबिटर्स हैव बीन शोन टू इम्प्रूव सम सिम्टम्स ऑफ एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, ठीक है. आप डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो HLA-B27 एंटीजन में बी हेल्पफुल बट नॉट डायग्नोस्टिक बाय इटसेल्फ. इस एंटीजन की मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, पहले मैं इसको ख़त्म कर लूँ, ठीक है. ये एक इट्स सेल्फ डायग्नोस्टिक नहीं है, लेकिन ये हेल्प कर सकता है आपको डायग्नोसिस के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने में. अब इसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कम हो जाता है, इसमें जो है वो आपके ब्लड लेवल्स भी रिड्यूस हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन आ जाता है, एरिथ्रोसाइट्स रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है. तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं. तो ये एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं बताएगा कि ये एंकालोजिंग ही है, ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है. क्लिनिकल एग्जामिनेशन विल असिस्ट इन कंफर्मिंग डायग्नोसिस. इसमें हम लोग जो है वो CT स्कैन्स की तरफ जाएंगे, उसके CT के साथ हम जो है ना वो MRI पे शिफ्ट करेंगे, और हम जो है वो शिफ्ट करेंगे एक्सरेज पर. एक्सरेज में भी हमें दिख जाएगा, लेकिन मोस्ट एविडेंट जो है ना वो MRI आ जाएगा, ठीक है. गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आ जाएगा MRI, ठीक है. एक्सरे बाद में आएगा. एक्सरे से आप रफ़ आइडिया लगा सकते हो, लेकिन डिटेल में कितनी रीजनरेशन एरोजन हो चुकी है जॉइंट्स के अंदर वो आपको MRI से पता चलेगी.
नाउ इट्स टाइम फॉर अस एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, हमारा क्या रोल है, गोल है, आउटकम है, इंटरवेंशन है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज फॉर ट्रंक टू मेंटेन इम्प्रूव नॉर्मल जॉइंट मोशन, लेंथ ऑफ मसल इन ऑल डायरेक्शन, स्पेशली एक्सटेंशन। पहले तो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारा काम जो है वो ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट को, जस्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, डिसेबिलिटी से बचाते हैं पेशेंट को, हैंडीकेप नहीं होने देते हैं हम उसकी जो है वो ओवरऑल फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, इम्प्रूव करते हैं। प्रॉपर क्योर नहीं दे पाते, क्योंकि प्रॉपर क्योर आपका मेडिकेशंस मतलब मल्टी जो है वो डिसिप्लिनरी टीम मिलके आपका ट्रीटमेंट डिज़ाइन होता है एंकालोजिंग का या किसी भी कंडीशन का, तो फिर जाके एक पेशेंट की कंडीशन प्रॉपर क्योर होती है। वरना यूजुअली 95% कंडीशन ऐसी हैं जिसका क्योर है ही नहीं, वो जो है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको कंप्लीट उसकी रिकवरी नहीं है। तो एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस इज़ वन ऑफ देम, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो आपका फिज़िकल थेरेपिस्ट इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन आ जाता है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज हो गई, पोस्चरल एक्सरसाइजेज हो गई, ठीक है। स्पेशली एक्सटेंशन क्यों, क्योंकि जब जो है वो एक हमारी बॉडी का पहला रीज़न जो है ना, वो तो मैं ये बताऊंगी कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन बॉडी का जो है ना नेचुरल प्रोसेस है। आप किसी भी पेन की शिद्दत में, आपको चाहे नॉर्मल एब्डोमिनल पेन भी होता है, स्टमक पेन भी होता है ना, आपको एक रिलैक्सेशन पोजीशन जो होती है ना, वो फ्लेक्शन वाली होती है। तो वो पोजीशन जो है फ्लेक्शन वाली पोजीशन आपकी अगर इसमें हो गई तो वो मल्टीपल डिफॉर्मिटीज़ तो वैसे ही कॉज करी हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, ये फ्लेक्शन पोजीशन पेशेंट जो है ना वो झुकता चला जाएगा। उसका पोस्चर जो है, जो स्पाइन एस शेप की होनी चाहिए, वो स्पाइन इस तरह की कर्व सी शेप की हो जाती है, और वो सी शेप की होती वो इस तरह की हो जाती है। तो मतलब पर्सन का जो फेस है वो इधर हो जाएगा और वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है, और वो फिर इस तरह से झुक के जैसे बूढ़े नहीं होते वैसे घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए स्पेशली एक्सटेंशन पर हम लोग काम करते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो इस तरह से ना हो। अब जाहिर है वो इस तरह से होगा तो उसका बैलेंस ख़राब होगा, पोस्चर ख़राब होगा। फ्लेक्शन में अगर वो कम्प्लीटली चला जाएगा तो बैलेंस भी नहीं होगा, पोस्चर भी उसका ख़राब होगा, उसको ओवरऑल बॉडी में पेन भी रहेगा, और उसकी कंडीशन डे बाय डे हैंडीकेप की तरफ चली जाएगी। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हम तो उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्लेक्शन को नहीं, एक्सटेंशन पे हम फोकस करेंगे। ओवरऑल बॉडी की डायरेक्शन में हम उसको स्ट्रेचिंग्स कराएंगे, स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, उसकी एरोबिक कैपेसिटी को इम्प्रूव करेंगे, एंड्योरेंस ट्रेनिंग देंगे हम उसको, ठीक है। यहाँ पर भी एक्वाटिक एक्सरसाइजेस का मेजर रोल है, वो भी मैं बताती हूँ क्यों। फिर आ जाती हैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन, ब्रीदिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं वाइटल कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इन पेशेंट्स के अंदर एक्वाटिक प्रोग्राम्स क्या होता है, एक तो इसके अंदर आपकी पल्मोनरी और कार्डियो पल्मोनरी जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, एंड्योरेंस बढ़ता है कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम का। दूसरा, बॉडी से लोड हट जाता है, मैकेनिकल लोड हट जाता है। तो ये पहले भी हमारा जो था ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में एक्वाटिक थेरेपीज़ का मेजर रोल था। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल लोड हट जाता है, स्ट्रेस हट जाता है जॉइंट के ऊपर से। तो स्ट्रेस नहीं है तो वो बेटर फंक्शन कर सकती हैं। और वो फंक्शनल सिस्टम की अगर बात करें तो कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम के अंदर वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक्सरसाइज थेरेपी होती है, एक्वाटिक थेरेपीज़, जो इम्प्रूव करती हैं पेशेंट की ओवरऑल सिस्टमिक फंक्शन को, बॉडी के भी और कार्डियोपल्मोनरी इंडिविजुअल भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं HLA-B27 की। तो HLA-B27 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एंटीजन एक जीन वेरिएंट होता है HLA-B27। तो जो मेजॉरिटी 8 आउट ऑफ 10 पीपल्स में मौजूद होता है, ठीक है, मतलब ये होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर तो ये होगा तो एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर HLA-B27 तो आता है कि उनके जीन वेरिएंट में मौजूद है, लेकिन उनको एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस नहीं है। तो ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, बाकी सिम्टम्स भी मैच करें और HLA-B27 भी है, लेकिन ये डायग्नोस्टिक बाय इटसेल्फ, मतलब सिर्फ इसकी बेसिस पे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये क्या होता है। अब ऐसे बहुत सारे दूसरे जीन्स भी हैं जो कि लिंक करते हैं कि एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस से, लेकिन वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है आपके बाकी सारे डायग्नोस्टिक मेजर्स के साथ, ठीक है। तो HLA-B27 एंटीजन एक जीन वेरिएंट है। तो ये एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम आगे
कॉजेज़ की तरफ। कॉजेज़ हम इसके नहीं जान सकते क्योंकि ये तो अननोन इटियोलॉजी के साथ है। तो अननोन इटियोलॉजी मतलब इसका रूट कॉज हमें नहीं पता। तो जब रूट कॉज हमें नहीं पता तो हम चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। चलिए, तो ये हमारे पास एक टॉपिक है NICH जर्नल क्या है, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थराइटिस एंड मस्कुलोस्केलेटल स्किन डिजीज़ का एक जर्नल है जिसके अंदर हमारे पास ओवरव्यू मौजूद है। अब यहाँ पर भी एक जो है वो ओवरव्यू दिया हुआ है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट लिगामेंट ऑफ द स्पाइन. It may also affect peripheral joints like knees, ankle, hips. Normally joints and ligament in the spine helps us move and bend. ठीक है, अब हमारी बॉडी का जो कोर बॉडी स्ट्रक्चर हमारा जो है वो बना हुआ ही स्टेबल ही हमारा एक्सियल स्केलेटन से है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है हमारा सर्वाइकल स्पाइन, हमारी होल स्पाइन आ जाती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और सारी रीजन्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स कौन बना रहा होता है, हमारा शोल्डर जॉइंट बना रहा होता है, दूसरा हमारे हिप जॉइंट बना रहे होते हैं। तो ये मेनली इफ़ेक्ट करता है एक्सियल स्पाइन पे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पर, जिसमें हमारा मेजर जो है वो आ जाता है स्पाइन सिस्टम आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इन सीवियर केसेस की बात करें तो ये जो है कॉज कर सकता है वर्टिब्रा या बोन्स ऑफ स्पाइन टू फ्यूज़ टुगेदर, जिसको बम्बू स्पाइन भी कहते हैं ना, कि वो स्पाइक्स नज़र आ रही होती हैं MRI के अंदर या एक्सरे के अंदर, तो बम्बू स्पाइन हो जाती है इसके अंदर, फ्यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, व्हेन द वर्टिब्री फ्यूज़ इट कैन लीड टू अ रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल स्पाइन। अब सारी वर्टिब्रीज एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं तो फिर आप क्या करते हो, उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो आप इसको मैनेज करते हो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, इसलिए फोकस किया जाता है। मैकेंजी करवा सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, People with ankylosing spondylitis के have mild episode of back pain, stiffness come and go, but others have severe ongoing pain with loss of flexibility in spine. ठीक है, एडिशनल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये बॉडी के अदर एरियाज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, सम पीपल जो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ आई डिजीज़ भी डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पर यूवाइटिस है, स्किन डिजीज़ सोरियासिस लिखा हुआ है, और गट डिजीज़, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ भी हो सकती है। क्योंकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक सिस्टमिक डिजीज़ है तो वो ओवरऑल एक एक करके एक एक सिस्टम को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती है, इसीलिए हम ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हम कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम पे भी फोकस करते हैं ताकि हमारी ओवरऑल बॉडी का फंक्शन जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद जो है थेरेपीज़ हमारे पास रिकमेंडेड जो आ जाती हैं, जिसमें एक्सरसाइज आ जाती हैं, फिजिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ जाती है टू इम्प्रूव में मोबिलिटी और पोस्चर, मेडिकेशंस आ जाती हैं ताकि पेन को मैनेज कर सकें, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, पोस्चर और बॉडी पोजीशनिंग को इम्प्रूव करके भी बॉडी की ओवरऑल कंडीशन को इन्हांस किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। स्लो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ होगी इसकी वजह से, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना दिया। विथ ट्रीटमेंट मोस्ट पीपल जो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैन हैव प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें फैमिली आ जाती है, फैमिली एंड जेनेटिक। इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री तो यू आर मोर लाइकली टू डेवलप डिजीज़। ठीक है, अब मोस्ट एज में क्या होता है, डेवलप सिम्टम्स ऑफ एंकाइलोजिंग बिफोर एज 40, मतलब ये अर्ली 40s के अंदर, लेट 30s और अर्ली 40s में ये कंडीशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मतलब बिफोर 4th डिकेड। अदर कंडीशंस की बात करें जिनको अगर मतलब कोमोबिडिटीज़ हैं तो उनको ये हो सकती हैं। ठीक है, पीपल जिसको क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सोरियासिस है, तो वो ये डिज़ीज़ डेवलप कर सकते हैं। अब सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। पेन, स्टिफनेस और इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, रिब्स में, शोल्डर्स में, नीज़ और फीट में। डिफ़िकल्टी होती है टेकिंग ब्रीदिंग इफ़ जॉइंट्स कनेक्टेड द रिब्स आर अफेक्टेड। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये एक्सियल स्केलेटन को इफेक्ट करते हैं तो हमारा रिब केज भी हमारा एक्सियल स्केलेटन में आ जाता है। ठीक है, कोस्ट क्लेविकुलर जॉइंट आ जाता है हमारा, और जो है वो कोस्ट एक्सटर्नल जॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, पीछे हमारी स्पाइन के साथ जॉइंट्स इंटैक्ट होते हैं। पूरा रिब केज जो है वो एक होलो ऑर्गन शेप बना रहा होता है, जो कि लंग्स को जो है, लंग जो हमारा ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अब वो जो ऑर्गन जो इसके अंदर प्रोटेक्टेड है शैलो होल के अंदर, अब वो होल क्या है, अगर वो इफ़ेक्टेड हो गया तो वो आहिस्ता 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 इरोजन होके वहाँ पर टाइटनेस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब टाइटनेस आ रही है तो फिर लंग को स्पेस ही नहीं मिल रही, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है तो लंग की एक्सपेंशन भी इफ़ेक्ट हो रही है। लंग की एक्सपेंशन जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है तो फिर ब्रीदिंग भी इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद विजन चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू यूवाइटिस विच इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द आई। फटीग और फीलिंग वेरी टायर्ड, सारा दिन इनको फटीग और
फील हो रहा होता है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, स्किन रेशेस हो जाते हैं, सोरियासिस इन पर्टिकुलर, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होता है, लूज बाउल मूवमेंट्स हो जाती हैं। अब कॉजेज़ तो यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। डू नॉट नो कॉज ऑफ एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलोटिस, लेकिन कुछ रिसर्चेज या स्टडीज़ शो करती हैं कि बोथ जीन और एनवायरमेंटल में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस। HLA-B27 जीन की हम बात कर चुके हैं। नो दैट इंक्रीज हो जाती है रिस्क ऑफ डेवलपिंग दैट द HLA-B27 जीन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलोटिस। 8 आउट ऑफ 10 पीपल्स के अंदर ये HLA-B27 जीन मौजूद होता है, जीन वेरिएंट। उसके जो है इस वजह से चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि इनको हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता, ठीक है। तो many people have gene and never develop ankylosing spondylitis, which tells researchers that environmental factors also play a role, ठीक है। अब रिसर्चर्स जो है वो इस पर मज़ीद कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना वो काम कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए, इटियोलॉजी जो अननोन है वो नोन हो जाए, ठीक है। तो अब हम शिफ्ट कर जाते हैं हमारे बाकी रिसर्चेस पर। अच्छा, तो एक रिसर्च 2023 में हुई थी, मैं जिसका जिक्र कर रही थी, तो उसके अंदर ये था कि एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, इसमें भी एक ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। स्पाइन, सेक्रो इलेक जॉइंट, पेरिफेरल जॉइंट, डिजिट और ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इंट्रोडक्शन में हम नहीं जाएंगे। एटियोलॉजी जो है वो कॉज अननोन है, ठीक है, अननोन है। और HLA-B27 जीन फैक्टर हो सकता है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, क्योंकि हमें पैथोफिजियोलॉजी भी पता होनी चाहिए हर कंडीशन की, ताकि हम कंडीशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है जो कि टिपिकली प्रेजेंट करती है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है, विदाउट ऑब्वियस अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स नहीं होते, बहुत रेयर होता है, ठीक है। अब सपोज़ करें किसी को बैक पेन शुरू हो गया, तो अब वो ज़रूरी तो नहीं उसको एंकालोजिंग हो गया है और उसको शिफ्ट कर दिया जाए भी इसके टेस्ट कराओ, तो ऐसा नहीं होता। तो अर्ली सिम्टम्स जो है वो विदाउट ऑब्वियस अर्ली सिम्टम्स ये डेवलप हो जाती है। डिजीज़ जो है वो कैरेक्टराइज और प्रोग्रेसिव होती है, मस्क्यूलर स्केलेटल, फिर एक्स्ट्रा स्केलेटल साइंस एंड सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। रेट ऑफ डिसीज प्रोग्रेशन कैन वेरी अमंग इंडिविजुअल्स, वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि किस रेट में हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी पैथोलॉजी की बात करें, स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज इसके अंदर होती हैं, जैसे कि एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस हो गया जो कि इन्वॉल्व कर देता है एंथीटाइटिस, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाती हैं चीज़ें जैसे कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्व करता है इनफिल्ट्रेटिंग इम्यून सेल्स, CD4, CD8, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। साइटोकाइंस पर्टिकुलरली ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जिसके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, वो रिड्यूस भी करते हैं। और कुछ उसमें अपोन जो है वो बता रहे होते हैं फैक्टर्स के ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और हमारे पास एक और यहाँ पर है ग्रोथ फैक्टर B, ये दोनों भी वो जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस होते हैं, जिनके थ्रू पता किया जा सकता है कि पेशेंट को ये कंडीशन है या नहीं है। इसीलिए मेडिसिन में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स को इंक्लूड किया जाता है कि वो रिड्यूस कर दे एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स को, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एडिशनली स्पाइनल स्टिफनेस हो जाती हैं, लिमिटेड मोबिलिटी हो जाती है, पोस्टरल चेंजेस आ जाती हैं, हाइपर काइफोसिस हो जाता है जो कि फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। अब इवेल्युएशन की बात करें तो इवेल्युएशन नीचे आ जाए। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स की बात करें तो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स जो है वो टिपिकली नॉन स्पेसिफिक हैं, लेकिन कुछ लोग सपोर्टिव एविडेंस देते हैं फॉर डायग्नोसिस। अप्रोक्सीमेटली 50 to 70% पेशेंट विद एक्टिव एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस कहाँ गया, एक्टिव एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस शो एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एक्यूट फेज रिएक्टेंट, जैसे कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एलिवेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन। हाउएवर नॉर्मल ESR and C reactive protein should not be used to exclude possibility of ankylosing spondylitis. सेवरल इमेजेस जो है वो एबनॉर्मेलिटीज देखी जा सकती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना वो इसके बारे में पता चलता है इमेजिंग से। इसकी जो की डायग्नोस्टिक जो है वो हमारे पास टेस्ट है ना, वो हमारे पास MRI है, स्पेशली दोज अफेक्टिंग स्पाइन, सेक्रोइलियक जॉइंट्स जिनके अफेक्टेड हैं, तो उसका तो फ़ौरन पता चल जाएगा, इमेजेस देखो और पता चल जाएगा कि उसको AS है या नहीं है। एविडेंस ऑफ सेक्रोइलाइटिस ऑन इमेजिंग वेदर रेडियोग्राफिकली और मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI इज कंसिडर्ड अ मेजर इंक्लूजन क्राइटेरिया फॉर AS अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस इंटरनेशनल सोसाइटी 2009। एक इन्होंने कम्युनिटी थी, इन्होंने बताया था कि ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो ताकि आपको एक क्राइटेरिया मिल जाएगा कि ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, अगर ये चीज़ आएगी तो फिर एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोटिस पेशेंट के अंदर मौजूद है। उसकी बात करें तो वो एक हमारे पास स्केल है पूरा का पूरा, ठीक है, रेडियोग्राफिक ग्रेडिंग स्केल है फॉर सेक्रोइलाइटिस। अब जो है इसकी रेंजेस आती हैं 0 से 4 तक, ये नीचे दी हुई हैं।
नॉर्मल ऐसा ही जॉइंट विद होगी, शार्प जॉइंट होंगे, मार्जिन तो नहीं है। सस्पिशियस होगा, स्क्लेरोसिस या मोर सम इरोजन दिखेगी, सीवियर इरोजन होगी, सीरो डायलेशन ऑफ द जॉइंट स्पेसेस, पार्शियल एंकालोजिंग, कंप्लीट एंकालोसिस। कंप्लीट एंकालोसिस में हर बोन जो है वो स्पाइन की फ्यूज़ हो चुकी होगी कम्प्लीटली। पेशेंट का पोस्चर ख़राब हो जाएगा, उसकी ब्रीदिंग ख़राब हो जाएगी, उसका ओवरऑल फंक्शन डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर सेक्रोइलाइटिस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो सेक्रोइलाइटिस को चेक करने के लिए 4 ग्रेड्स दिए हैं, चारों के चारों की उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी बता दी है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? गोल्स ASK एम टू एलिविएट पेन और स्टिफनेस, प्रिजर्वल एक्सियल स्पाइन मोबिलिटी, फंक्शनल एबिलिटी एंड प्रिवेंट स्पाइनल कॉम्प्लिकेशंस। इनिशियली जो टारगेट गोल क्या होता है कि पेन को रिड्यूस किया जा सके, एक्सियल स्पाइन मोबिलिटी को प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है, और स्पाइनल कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, इसमें हमारे पास रेगुलर एक्सरसाइजेज, पोस्टल ट्रेनिंग और फिजिकल थेरेपी आ जाती है। फर्स्ट लाइन में हमारे पास जो है वो मेडिकेशंस हैं, जिसमें NSAIDs की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर की भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, ये यूज़ किए जा सकते हैं। अप टू द रिस्पॉन्स टू NSAID शुड बी असेस्ड 4 to 6 वीक्स आफ्टर इनिशिएशन। NSAIDs का जो इफेक्ट है ना वो 4 to 6 वीक्स के बाद आप देखेंगे वो इफेक्ट कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। वाइल रिस्पॉन्स ऑफ TNF शुड बी एवेल्युएटेड आफ्टर 12 वीक्स। अब 4 to 6 वीक्स हो गए मेडिकेशन को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दे रहे हो पेशेंट को, आप चेक करो कि रिस्पॉन्स सही है या नहीं है। जब TNF की बात करेंगे तो वो उसकी इवेल्युएशन आप आफ्टर यूज़ ऑफ 12 वीक्स फिर करेंगे कि ये फ़ायदा दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे हम नहीं जाएंगे। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हमारे पास मल्टीपल आ जाती हैं, जैसे कि ये देखें, मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, ओवरऑल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल रिकमेंडेड नहीं है एंकालोजिंग मैनेजमेंट पर, लेकिन हम मल्टीपल चीज़ें जो स्टडीज़ बता रही होती हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम जैसे कि होम एक्सरसाइज प्रोग्राम और ग्रुप थेरेपीज दी जाती हैं। हाइड्रोथेरेपी इज़ वन एरिया वाइडली साइटेड होता है फॉर कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट एंड पेन मैनेजमेंट इफेक्ट्स इन इंडिविजुअल विद एंकालोजिंग स्पाइंडाइलाइटिस। रेस्पिरेटरी और पोस्टल एक्सरसाइजेज भी इंपॉर्टेंट होती हैं इन AS पेशेंट्स एज द डिजीज प्रोसेस कैन इम्पेक्ट प्रॉपर ब्रीदिंग मैकेनिक्स एंड पोस्चर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर और कार्डियोवेस्कुलर मतलब कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइजेस दोनों को हम डिस्कस कर लेंगे सेपरेट। उससे पहले हम लोग इमेजिंग देख लेते हैं कि इसकी जो है वो इमेजिंग क्या है। MRI और CT या एक्सरे की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास एक्सरे और MRI बताया हुआ है, तो हम ये देख लेते हैं पहले ताकि हमें पता हो कि एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमें एक्सरे में किस तरह से दिखेगा। फिर हम शिफ्ट करते हैं डायरेक्ट कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइजेज पर और स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो बताई गई हैं हम उस पर शिफ्ट करेंगे। अच्छा जी, तो ये रिसर्च हुई हुई है, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, ठीक है। ये एक रिसर्च की गई थी 2012 में, उसके अंदर MRI इमेजिंग बताई गई है। मैं इसको डायरेक्ट इमेजिंग की तरफ लेकर जाती हूँ जहाँ पर हमें इमेजेस मिलेंगी। तो ये हमारे पास कन्वेंशनल रेडियोग्राफ है जिसको एक्सरे कहा जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास 1A, ये रहा A, ठीक है। इसमें सेक्रोइलियक जॉइंट दिखाया गया है, ठीक है। जैसे जैसे बोन की डेंसिटी जो है वो मतलब यहाँ पे इरोजन हमें जैसे जैसे दिखने को मिलेगी ना, तो ये इस तरह की अपीयरेंस दिखेगी, जैसे ये वाइट पेजेस हैं, ठीक है। फिर हमारे पास B और हमारे पास C, ठीक है। फिर हमारे पास D है। यहाँ पर C2 और C3 के अंदर यहाँ देखें फ्यूजन हुई हुई है, ठीक है। C2 और C3 के दरमियान फ्यूजन हुई हुई है। उसके बाद हम इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि एक एक हमारे पास स्कैन में क्या है। अब 1 दिखाया गया है A, रेडियोग्राफ ऑफ सेक्रोइलियक जॉइंट दिखाया गया है। 23 ईयर्स ऑफ ओल्ड मेल डिमॉन्स्ट्रेट एस्टेब्लिश एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बायलेटरल इरोजन्स देखी गई हैं, डिस्क्रीट फोकाई, सब कॉन्ड्रल बोन और अपेरेंट जॉइंट स्पेस जो है वो वाइडन हो गई है इन सम एरियाज़, ठीक है। सम एरियाज़ में जॉइंट स्पेस वाइड हो गई है, ठीक है, इरोजन दिख रही है। उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एरियाज़ जो हैं एरो वाले वो वाइडेंड हैं, ठीक है। इल डेफिनेशन है जॉइंट मार्जिन की, और एरो वेड्स की बात करें अगर तो वहाँ पर जो है वो जॉइंट मार्जिन इल डेफिनेशन है, जॉइंट मार्जिन जो है वो वहाँ पर सही नहीं है। अब बायलेटरल सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस मोस्ट प्रोमिनेंट हो रहा है लेफ़्ट इलियम के अंदर। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जॉइंट, पहले तो हम देख लेंगे इरोजन दिख रही है हमें, जो इरोजन बिल्कुल वाइट वाइट से पेजेस हमें दिख रहे हैं ना कि एक अलग से लेयर है, वो हमारे पास इरोजन है, ठीक है।
जहाँ पर एरो है वो वहाँ पर वाइडनिंग स्पेस हुई हुई है, ठीक है। ये देखें, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर सकती वरना मैं हाईलाइट कर देती। ये जो एरो के साथ एक वाइट लेयर है, फिर दूसरी वाइट लेयर है, वाइट वाइट जो पेजेस दिख रहे हैं ना, ये हमारे पास इरोजन है। जहाँ पर एरो लगे हुए हैं वहाँ पर वाइड स्पेस है, ठीक है। जॉइंट के दरमियान एक वाइड स्पेस आ रही है। जहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये 3 डॉट्स हैं, ठीक है। इनको अगर देखा जाए तो ये इल डेफिनेशन है यहाँ पर सब कॉन्ड्रल इमेजेस की, ठीक है। फिर आ जाओ आप इमेज बी के ऊपर। रेडिग्राफ स्पाइन है, 47 ईयर ओल्ड मेल है, वाइड स्प्रेड एंकाइलोजिंग है, इसको एंकालोसिस है। सर्वाइकल स्पाइन पे भी देखा जाए, ठीक है। एग्जिबिट्स एक्सटेंसिव फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल सेंडोस्मोफाइट्स दैट हैव ब्रिजेस द इंटीरियर वर्टिब्रल कॉर्नर्स कॉजिंग एंकाइलोसिस, ठीक है। अब बी को देखा जाए तो बी के अंदर जो है वो हमारे पास प्रॉपर एंकालोजिंग दिख रही है, ये वाली, ठीक है। सारी स्पाइन जो है वो फ्यूज़ हुई हुई हैं बोन्स इसके अंदर, ये मतलब सीवियर में चला गया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो सी है, एनलार्जमेंट है L1 L4 की इन डिस्क में, शोज सिमिलर एंकालोसिस। नोट दैट थिक राइट L1 L2 ब्रिजिंग नेरो है, कंपेयर दिस टू डेलिकेट वर्टिकल सेंडोस्मोफाइटोसिस ऑन लेफ्ट एट L3 L4, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें सी पर। यहाँ पर हमारे पास अगर हमें L4 L1 L2 को देखना है ना, तो हम यहाँ नीचे से काउंट करना शुरू करेंगे। ये जो ट्राइंगल है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह की होगी। ये जो R के साथ जो बोन आ रही है ना, ये L1 और L2 है। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें ये एंकाइलोसिस में जा चुकी है। और इसके अंदर जो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, L1 से L4 की डिस्क देखो इनलार्ज हुई हुई है। मतलब वहाँ पर पहले तो ये सारी की सारी फ्यूज़ हैं, लेकिन जॉइंट स्पेस देखो डिस्क इनलार्ज हुई हुई है। उसके बाद अगर थिकनेस की बात करें L1 और L2 की, राइट साइड पर, ये राइट साइड है, जहाँ पर R दिख रहा है ना हमें, वो R के दरमियान में ही L1 और L2 है, ठीक है। L1 और L2 की थिकनेस अगर कंपेयर करें नीचे L3 और L4 की थिकनेस के साथ, तो L1 की और L2 की थिकनेस ज़्यादा है। तो एंकालोजिंग के हमें स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह के मिलते हैं। सेक्रोइलाइटिस ए है, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन पे स्क्लेरोसिस दिख रही है हमें कि किस तरह से है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लंबर स्पाइन का देखें, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ सेक्रोइलिक जॉइंट देखें कम्प्लीटली फ्यूज हुए हैं इस इमेज के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से हमें रेडियोग्राफ्स मिलेंगे, ठीक है। डी के ऊपर दिखाया हुआ है कैसे कि वाइडन जो है वो डिस्क हो गई है, मतलब डिस्क स्पेस की अगर देखी जाए तो ज़्यादा है। और यहाँ पर भी हमें बोन्स में ये जो वाइट शेड दिख रहा है ना, एक वाइट लाइंस की अलग से सेपरेट वाइट नज़र आ रही है, ये इरोजन है। बोन इरोजन शुरू हो गई है, बोन की डेंसिटी रिड्यूस हो गई है कि हमें ट्रांसफर प्रोसेसेस भी इसमें वहाँ पर इरोजन में दिख रहे हैं कि उनकी भी इरोजन शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक्सरे हो गए। और ये हमारे पास जो हैं, ये देखें MRI स्कैन। अगर हम लोग यहाँ पर डिस्क देखें, ये जो वाइट एरोज़ हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एरोज़ जो हैं ये इन्फिल्ट्रेशन बता रहे हैं फेट की। पोस्टीरियर कॉर्नर ऑफ बॉडीज़, मतलब वर्टिब्रल बॉडीज़ पर ये फेट बता रहे हैं, ये जो एरोज़ दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे भी सेम ही एरोज़ हैं, ये इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फेट दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इमेज बी पर अगर चले जाते हैं, तो इमेज बी पर हमारे पास कोई डिजनरेशन नहीं है न्यूक्लियस पल्पोसस की। मतलब यहाँ पर देखो न्यूक्लियस पल्पोसस की किसी तरह की कोई डिजनरेशन नहीं है, ना ही एनुलस फाइब्रोसिस में किसी तरह का कोई टीयर है। लेकिन हमारे पास जो है वो एक ओवरहेड एरोज जो है ना, ये इन्फ्लामेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इमेजिंग की डिफरेंट टाइप होती हैं। तो ये T1 वेड इमेज है। स्टिर इमेज में आपको दिखा दूँ, उसमें मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर है एक एक चीज़ वो कैसे हैं। वो इस तरह स्टिर इमेज जो है वो MRI की इस तरह से दिखती है, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो हमारे पास ABCD, ठीक है। सॉरी AB और DE, मतलब C और F को हटा दें, साइड पे रखें। AB और DE ये चारों जो इमेजेस हैं ना, ये ट्रीटमेंट देने से 3 महीने पहले दिया गया था। अब ट्रीटमेंट कौन सा? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो ट्रीटमेंट इनहिबिटर्स थे ना, उनको देने से पहले इन्होंने 3 महीने पहले ये 4 इमेजेस ली, ABDE, ठीक है। अब इसके अंदर चेंजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो इमेज A के अंदर चले जाओ, और इमेज जो है हमारे पास C है। पहले इमेज A देख लेते हैं, फिर 3 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद इमेज C देखते हैं, ठीक है। तो इमेज A के अंदर हमारे पास देखा जाए तो मॉडरेट बोन एडिमा हमें शो हो रहा है, ठीक है। मॉडरेट बोन एडिमा शो हो रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं
यहाँ पर देखें फ्लूइड हमें नज़र आ रहा है, जो ब्लैक ब्लैक है ना वो फ्लूइड है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इमेज बी की तरफ। ठीक है, अब इमेज बी देखा जाए, इमेज बी के अंदर ये जो एरो वाला पार्ट है ना, ये हमें दिखा रहा है कोस्टो वर्टिब्रल, मतलब ये जो स्टर्नम वाला जो एरिया है, सॉरी, इस पे इन्फ्लामेशन हमें दिखा रहा है। ठीक है, इस जॉइंट पर। और T4 और T5 को अगर देखा जाए तो वहाँ पर इसमें टिपिकल इन्फ्लामेशन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो T4 और T5 में टिपिकल इन्फ्लामेशन इधर मौजूद है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हमें यहाँ पर शो हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी वाइटन एरिया है, दूसरे सारे एरियाज़ को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है। T4 से लेकर T5 तक, पहले तो पूरे थोरेसिक को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है। पूरे थोरेसिक वर्टिब्रेस को अगर काउंट करें तो इसने इन्फ्लामेशन हर जगह पर है। लेकिन जो हमारे पास कोस्ट स्टर्नल जॉइंट है ना, वहाँ पर इन्फ्लामेशन एरो से शो हो रही है। ठीक है, और पीछे जो है हमारे पास कोस्ट वर्टिब्रल जॉइंट, इन सब में हमें मेनिब्रोस्टर्नम जॉइंट से लेकर सब में हमें इन्फ्लामेशन इस तरह से वाइट वाइट एरिया, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, इस तरह से जॉइंट्स में हमें वाइट वाइट एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जो सी है आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो एडीमा है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है, लेकिन स्टिल बोन एडीमा मौजूद है। ये इस एरो की वजह से नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पर एडीमा स्टिल मौजूद है, लेकिन इसको कंपेयर करें अगर ए के साथ तो इतना एडीमा नहीं है। जब आप इसको कंपेयर करने लगेंगे ना अपने पास, तो फ़ोन दो रखिएगा, एक से देखिएगा, दूसरे से कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं इमेज डी के ऊपर। इमेज डी के अंदर हमारे पास इंटेंस बोन मेरो एडीमा है। इतना ज़्यादा बोन मेरो एडीमा हमें दिख रहा है, इंटेंस बोन मेरो एडीमा है, और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अपर थोरेसिक स्पाइन देखा जाए तो मैं सिर्फ अपर थोड़े ये इस तरह यहाँ से ये पूरा का पूरा थोरेसिक स्पाइन देखें, ये पूरा का पूरा थोरेसिक स्पाइन इन्वॉल्व हो चुका है। इसके अंदर इंटेंस बोन मेरो एडीमा है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी अपर थोरेसिक स्पाइन को मेनली इसने इन्वॉल्व कर रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इमेज ई की तरफ जाएँ, ये हमारे पास इमेज ई है। ठीक है, अब इमेज ई में जो एरोज़ दिख रहे हैं ना, ये हमारे पास हैं, ये कम्प्लीटली फ़ाइन, मतलब इसमें कम्प्लीटली फ़ाइन नहीं है, मतलब थोड़ा सा रह गया है, लेकिन काफ़ी हद तक कम्प्लीटली रिज़ॉल्व हो चुके हैं। एडीमा भी रिज़ॉल्व हो चुका है, इन्फ्लामेशन भी रिज़ॉल्व इसमें शो हो रही है आफ्टर थेरेपी। ठीक है, इसमें ये आफ्टर थेरेपी इन्होंने दिखाया है कि ये अगर हम लोग आफ्टर थेरेपी देखेंगे, एफ़ फिर इसमें आ गए, ये बिफोर थेरेपी है ई वाली इमेज। ठीक है, अब इसके बराबर वाली एफ़ वाली इमेज है, जिससे कंपेयर करेंगे तो कम्प्लीटली रिजॉल्व है। ये एक एरो नहीं हट के दे रहा। ठीक है, यहाँ पर देखें ई वाली इमेज और एफ़ वाली को कंपेयर करें तो ई में हमारे पास इंटेंस इन्फ्लामेशन दिख रही है। ठीक है, और एफ़ वाली को उसके साथ कंपेयर करें, आफ्टर द 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ TNF फैक्टर्स दिए गए थे, उसके बाद यहाँ पर है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व आपको इन्फ्लामेशन दिख रही है। ठीक है, तो आपको इन्फ्लामेशन प्रॉपर वाइट वाइट शेड्स दिख रहे हैं, आपको एडीमा भी दिख रहा है, एरोजन भी दिख रही है। सही है, उसके बाद हम जो है वो एक्सरे कर चुके हैं, MRI कर चुके हैं। अब MRI को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें T1 इमेजेस, T2 इमेजेस, स्टिल इमेजेस, ठीक है, वो वेटेड इमेजेस होती हैं, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जो है वो पहले MRI की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है स्टिल। हालांकि हम तो पढ़ के आ चुके हैं ना, तो स्टिल हमारे लिए कंफ्यूजिंग होता है। तो अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हो ना, तो आप जाके पहले MRI बेसिक देख कर आओ। एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारा जो रोल बनता है पेशेंट की ट्रीटमेंट के अंदर इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर, तो पहले तो हम एरोबिक ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे, जनरल स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की टेक्निक्स की तरफ जाएंगे। फिर हम जो है वो एरोबिक के साथ साथ ब्रीदिंग पैटर्न्स को भी देखेंगे। वैसे तो एरोबिक जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न्स को कंप्लीट कर लेता है, मतलब ब्रीदिंग रिक्वायरमेंट जो होती है पेशेंट की उसको भी ये कवर कर रहा होता है, लेकिन हम स्पेसिफिक इंस्पिरेटरी मसल की ट्रेनिंग को भी डिस्कस करेंगे रिसर्च के थ्रू। तो सबसे पहले तो जर्नल ऑफ रेमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग इफेक्ट्स ऑफ एरोबिक ट्रेनिंग इन पेशेंट्स विद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसका जो था वो इवेल्युएट करना था, ऑब्जेक्टिव टू इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेज इन पेशेंट्स विद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट, पहले तो कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। इन पेशेंट्स विद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एरोबिक ट्रेनिंग इम्प्रूव वॉकिंग डिस्टेंस, aerobic capacity. Aerobic training did not provide additional benefits in functional capacity, mobility, disease activity, quality of life and lipid level when compared with stretching exercises alone. मतलब अगर एरोबिक एक्सरसाइजेस पर ही पेशेंट को छोड़ दिया जाए तो उसकी वजह से किसी भी तरह का कोई एडिशनल बेनिफिट पेशेंट को फेस नहीं पहुंचेगा
अगर तो वो सिर्फ एरोबिक ट्रेनिंग पर रिलाई कर रहा है, तो एरोबिक ट्रेनिंग अकेले हम नहीं टारगेट करेंगे, हम मल्टीपल फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट मेजर्स को टारगेट करेंगे ताकि हम जो है उसको कवर कर सकें, ठीक है। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी अलोन आप नहीं करवा सकते हो कि पेशेंट का पेन रिलीफ हो रहा है तो दैट इज़ इनफ फॉर हिम, नहीं। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं, आपको फंक्शनल कैपेसिटी भी पेशेंट की इंक्रीज़ करनी होती है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इन्हांस करनी होती है, पेन मैनेजमेंट की तरफ भी जाना होता है। तो आपने एक जो है वो मल्टीपल लेवल पर जाके पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग अलोन से आप ना ही तो एरोबिक कैपेसिटी को पूरी कर सकते हो, मोबिलिटी को पूरा कर सकते हो, डिजीज़ एक्टिविटी को भी आप कम नहीं कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मल्टीपल एक्सरसाइजेज आपको करनी होती है। तो डायरेक्ट हम जो है वो एक्सरसाइजेज की तरफ पहुँचते हैं। पहले तो यहाँ पर एरोबिक इन्होंने बताई, ट्रेनिंग इन्होंने परफॉर्म करवाई है। फॉलोइंग वार्म अप करवाया है 5 मिनट्स का, वॉकिंग दी है 40 मिनट्स, एन एरोबिक थ्रेशोल्ड हार्ट रेट, क्योंकि 15 to 20 मिनट्स के बाद आपका जो है वो एन एरोबिक पेस शुरू हो जाता है वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज प्रीवियसली डिटरमाइंड बाय एर्गोस्पायरोमेट्रिक टेस्ट। कूल डाउन इन्होंने करवाया फॉर 5 मिनट्स और जो है 30 मिनट्स की इन्होंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाई। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज की बात करें तो हम नीचे चले जाते हैं, डिस्कशन वाले सेक्शन में हमें एक्सरसाइजेज मिलेंगी। तो अब हम जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन और रोटेटर सर्वाइकल के और लेटरल फ्लेक्सर स्पाइन के इन्होंने स्ट्रेचेस परफॉर्म करवाएं। अब सर्वाइकल स्पाइन एक्सटेंसर्स की बात करें तो स्टैंडिंग, इंटरलेस फिंगर और जो है सपोर्ट द बेस ऑफ द हेड, पुल द बेस ऑफ द हेड एंड चिन टुवर्ड्स द चेस्ट, ठीक है। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स एंड रिलैक्स, 3 रेपिटेशंस करवाएंगे उन्हें। फिर लंबर स्पाइन एक्सटेंसर्स की बात करें तो लाइंग पोजीशन में, लाइंग डाउन विथ बोथ नीज बेंट, आप सुपाइन लाइन में जाएंगे, अपने बोथ नीज को बेंड करेंगे और लेग्स को पुल करेंगे टुवर्ड द ट्रंक्स और होल्ड करेंगे आप 30 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स, ठीक है। अब जब भी आप स्ट्रेचेस प्रोवाइड करते हो तो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेचेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में क्या होता है, आपको मसल की ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है और स्ट्रेच प्रोवाइड करना होता है, दैट इज़ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। आपको मसल की ही पोजीशन में मसल को मूव करवाना है। सपोज करें सर्वाइकल फ्लेक्सर्स का काम फ्लेक्जन करवाना है तो आप पेशेंट को फ्लेक्जन में लेकर जाएंगे और वहाँ पर स्लाइड सा रेजिस्टेंस देंगे तो वहाँ पर मोटर फाइबर की रिक्रूटमेंट होगी तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये इतना छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, तो आप उससे जो है वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो गई या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गई। अब यहाँ पर रोटेटर्स की बात करें, स्टैंडिंग लुकिंग टू द राइट, होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स, रिलैक्स एंड रिपीट ऑन दी अदर साइड। अब सर्वाइकल स्पाइन के लेटरल फ्लेक्सर्स की बात करें, स्टैंडिंग, टिल्ट द हेड टू द राइट, होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स, रिलैक्स एंड देन रिपीट ऑन दी अदर साइड, ठीक है। फिर यहाँ पर सारे मीडियल रोटेटर्स, abductors ऑफ द ह्यूमरस। स्टैंडिंग, एक्सटेंड द राइट आर्म बिहाइंड द बॉडी एंड होल्ड ऑन अ सपोर्ट सरफेस, होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स, रिलैक्स देन रिपीट ऑन दी अदर साइड, ठीक है। अब इन एक्सरसाइजेस को मज़ीद डीप में समझने के लिए, ये तो आपको डिस्क्रिप्शन से ही समझ आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही कॉमन सी एक्सरसाइजेज हैं एक्सटेंशन की जो हम करवाते हैं पेशेंट्स को। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो यूजुअली हम पेशेंट्स को करवाते हैं या हम खुद भी कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ही ईजी हैं। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप जो है वो गूगल पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज अपर लिम्ब की इन्होंने बताई, एल्बो फ्लेक्सर्स की एक्सरसाइजेज इन्होंने स्ट्रेचिंग परफॉर्म की है, एल्बो एक्सटेंसर्स की है। लोअर लिम्ब में हिप फ्लेक्सर्स को टारगेट किया, एक्सटेंसर्स को, अडक्टर्स और अबडक्टर्स को टारगेट किया, प्लांटर और नी फ्लेक्सर्स को इन्होंने टारगेट किया, ठीक है। हर एक्सरसाइज 30 सेकेंड्स तक इन्होंने होल्ड करवाई है, ठीक है। उसके बाद 3 रेपिटेशन इन्होंने पर साइड दी हैं एक्सरसाइजेज पर, मतलब राइट लिम्ब में 3 रेपिटेशन और लेफ्ट लिम्ब में 3 एक्सरसाइज। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी रिसर्च के पास ताकि हम मज़ीद इसको डीप में पढ़ सकें। बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स ऐसे थे जिनके फुल टेक्स्ट पर हमें जो है वो ग्रिप नहीं मिल सकी, फुल टेक्स्ट लिंक हमें नहीं मिल सका, क्योंकि ऑथर की परमिशन रिक्वायर्ड थी जो कि बगैर सब्सक्रिप्शन के नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको जो है यहाँ से कंक्लूजन बता देती हूँ कि इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग इम्प्रूव्स कैपेसिटी, एरोबिक कैपेसिटी, पल्मोनरी फंक्शन इन पेशेंट्स विद एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। एक RCT स्टडी की गई थी, ठीक है। अब इसके डायरेक्ट हम लोग कंक्लूजन पर जाएं तो एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के पेशेंट्स में जिन्होंने 8 वीक्स की इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग परफॉर्म की थी एसोसिएटेड टू कन्वेंशनल एक्सरसाइजेज, मतलब इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग के साथ साथ इन्होंने कन्वेंशनल एक्सरसाइज ट्रेनिंग भी ली है, एरोबिक ट्रेनिंग भी ली है, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी इन्होंने परफॉर्म की हैं। अब बेटर इनको जो है वो आफ्टर दी
ट्रीटमेंट हैड एन इंक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन, बेटर एरोबिक कैपेसिटी थी इनकी, रेस्टिंग पल्मोनरी फंक्शन भी अच्छा था, वेंटिलेटरी एफिशिएंसी भी काफ़ी बेहतर थी देन दोज हु परफॉर्म कन्वेंशनल एक्सरसाइजेज ट्रेनिंग ऑनली। जिन्होंने सिर्फ कन्वेंशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ली थी उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए इनको, जिन्होंने इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग भी ली थी, तो इनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे थे, इनकी कंडीशन, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकी जो है वो पेन मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे से हुआ था एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने एक्सरसाइजेज परफॉर्म नहीं की थी या सिर्फ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज को ही उन्होंने परफॉर्म किया था। तो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में एक तो स्ट्रेचिंग में हम लोग मैकेंजी थेरेपी ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनकी ओवरऑल अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन में, फ्लेक्शन में, अडक्शन अबडक्शन में, रोटेशन में, फ्लेक्शन मतलब बेंडिंग में, साइड में हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, हम उनकी जो है वो मतलब एरोबिक कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं कार्डियक वर्कआउट के थ्रू और मसल ट्रेनिंग के थ्रू, इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग के थ्रू भी। एक और स्टडी को हम पढ़ लेते हैं जिसमें इफेक्ट्स ऑफ ब्रीदिंग एंड पोस्चर एक्सरसाइज ऑन क्लिनिकल फंक्शनल स्टेटस एंड डिजीज रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पेशेंट विद एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। पहले हम एरोबिक कैपेसिटी चेक कर चुके हैं, फिर हमने जो है वो इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग अलोन को हमने टारगेट किया। अब हम जनरलाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और पोस्चर एक्सरसाइजेज को हम देखते हैं। पोस्चर एक्सरसाइजेज में ज़्यादातर स्ट्रेचिंग ही आ जाती है, ठीक है। अब ये भी एक RCT था, इन्होंने 3 ग्रुप्स को लिया था, टारगेट किया था, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइजेज की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि इस वक्त हमारा मेन फोकस जो है वो एक्सरसाइजेज को टारगेट करना है कि हम क्या ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में इनहेलिंग थ्रू द नोज एंड एक्सहेलिंग थ्रू द माउथ इन नॉर्मल स्पीड ट्वाइस, ठीक है। ब्रीदिंग नॉर्मली, एक्सहेलिंग थ्रू नोज एंड माउथ। देन चेस्ट एंड एब्डोमिनल ब्रीदिंग इन्होंने करवाई, deep inhalation followed by slowly exhaling through the mouth, inhaling strongly while applying pressure by hands on the chest wall for resistance exercises of the inspiratory muscle। इन्होंने भी inspiratory muscle को टारगेट किया। पोस्चर एक्सरसाइजेज में इन्होंने सर्वाइकल स्पाइन स्टेबिलिटी को टारगेट किया, थोरेसिक स्पाइन स्टेबिलिटी को टारगेट किया। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करवाई हैं थोरेको लंबर एक्सटेंसर मसल की, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करवाई हैं शोल्डर थोरेक्स की, एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज करवाई हैं फॉर लंबर स्पाइन की। अगर हम इसके रिजल्ट्स को देखें तो ऊपर ही चले जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज शो अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पेन लेवल, क्लिनिकल स्टेटस, रेस्पिरेटरी फंक्शन, प्रोवाइड इम्प्रूव फंक्शनल स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पेशेंट विद एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम इस लास्ट रिसर्च के साथ ख़त्म करते हैं जिसके अंदर स्विमिंग एक्सरसाइजेज और एरोबिक एक्सरसाइजेज को उन्होंने टारगेट किया था। स्विमिंग को उन्होंने ऐड कर दिया था। अब एरोबिक एक्सरसाइजेज करवाने की मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, तो वो अगर सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइजेज को आपने जानना है कि वो कौन सी होती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइजेज को एक लेक्चर में टारगेट करके आपको बताऊंगी, ठीक है। और कन्वेंशनल एक्सरसाइज, अब इन्होंने 3 एक्सरसाइजेज दी हैं, स्विमिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेज या मतलब एरोबिक में ही इन्होंने स्विमिंग को ऐड किया है और कन्वेंशनल एक्सरसाइजेज उन्होंने ली हैं इन पेशेंट्स विद एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। RCT था ये भी। अब इसका भी फुल टेक्स्ट हमें नहीं मिल सका लेकिन कंक्लूजन तो हम देख ही सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग, वॉकिंग एंड कन्वेंशनल एक्सरसाइजेज हैड beneficial effects on quality of life, pulmonary functions. Aerobic exercises such as swimming and walking in addition to conventional exercises increased functional capacities of the patient. कन्वेंशनल एक्सरसाइजेज या ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करें तो ये वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हमारी जनरल बॉडी की एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। जैसे हम कार्डियो कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम कार्डियो पल्मोनरी को साथ ही टारगेट कर देते हैं, हम जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज की तरफ चले जाते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज की तरफ चले जाते हैं, ओवरऑल बॉडी को जनरलाइज वे में टारगेट करते हैं। जब हम स्पेसिफिक तरफ आ जाते हैं ना, जैसे कि इन्होंने स्विमिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेज, वैसे तो स्विमिंग भी एरोबिक एक्सरसाइजेज में ही आ जाता है लेकिन उन्होंने यहाँ पर एरोबिक एक्सरसाइजेज में वॉकिंग ऐड कर दिया, मतलब स्विमिंग, वॉकिंग और कन्वेंशनल एक्सरसाइजेज। तो तीनों के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आए थे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अब आपको जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई परेशानी होगी एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाने में, क्योंकि ये ओवरऑल जो है वो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। आप इस तरह से स्टडीज़ को सर्च करते हो, पढ़ते हो, उनके रिजल्ट्स देखते हो और अपना ट्रीटमेंट प्लान करते हो। कभी भी इस तरह से आपने नहीं देखना कि मैंने अपने सीनियर को देखा है कि वो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं तो ये बेनिफिशियल रहेगी, नहीं। अगर सपोज़ करें आप रॉन्ग एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवा रहे हैं और पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो जाती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो जिसने आपको सिखाया था या आप खुद? क्योंकि आपने तो चेक करना मुनासिब ही नहीं समझा कि हमें चेक कर लेना चाहिए कि ये जो टेक्निक है, ये एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो हम सीख रहे थे, जो हमने सीखी कि ये बेनिफिशियल हो सकती है, ये तो बेनिफिशियल है ही नहीं, इससे तो पेशेंट की कंडीशन ख़राब कर दी। हमेशा क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी होता है। आपके सीनियर्स हमेशा गलत नहीं होते, कभी कभार स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, ये एक कॉमन सी चीज़ है। और कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से चीज़ें कंफ्यूज भी हो जाती हैं। तो आपने हमेशा जो है वो क्रॉस चेक करना है, अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर रेडी करना है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिबेट कि आप गलत नहीं हो। तो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, लाइक शेयर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे जो है बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।